केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अहम बैठक हुई, जिसमें 3 बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को भी मंजूरी दे दी है। इसका देश भर के पेंशन धारकों को मिलेगा लाभ। एश्योर्ड पेंशन की राशि रिटायरमेंट के 12 महीने की बेसिक पे की 50% होगी और न्यूनतम पेंशन राशि 10,000 रुपये होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायो E3 को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत आने वाले समय में बायो रेवोल्यूशन होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, इसके तहत बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। कैबिनेट ने विज्ञान धारा स्कीम को भी मंजूरी दी है। साथ ही 11वीं और 12वीं कक्षा में छात्र इस स्कीम के तहत इंटर्नशिप भी कर सकेंगे। विज्ञान धारा स्कीम के लिए 10,579 करोड़ रुपयों की मंजूरी दी गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर भाजपा का चौतरफा हमला जारी है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा देश तोड़ने वालों का साथ देती रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कांग्रेस घिनौना खेल खेल रही है। तरुण चुग ने कहा कि यासीन मलिक को महामंडित करने वाली कांग्रेस मनमोहन सिंह के साथ फोटो शूट करवाती थी। क्या उस दौर में जम्मू कश्मीर को कांग्रेस ले जाना चाहती है? उन्होंने राहुल गांधी को अपना स्टैंड साफ करने को कहा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बनती है तो वो प्रदेश में धारा 370 फिर से लगाएंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर भाजपा ने निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा कि क्या वो अनुच्छेद 370 वापस लाने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करते हैं। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण ने कहा कि 75 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर में SC, ST और पिछड़े वर्गों को आरक्षण का काम मोदी सरकार ने किया है। कांग्रेस ने अपने शासन में ऐसा कभी नहीं किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने गठबंधन कर एक बार फिर अपनी देश विरोधी योजना को देश के सामने रख दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय संविधान के प्रति उनकी निष्ठा पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा रखने की घोषणा का समर्थन करती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश विरोधी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर कहा कि हर नागरिक को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है हाल ही में जिसके नेताओं के बयान देश हित में नहीं थे। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन अपने संकल्प पत्र में कह रहे हैं कि 370 और 35A को वापस लाएंगे। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर को फिर से उसी दौर में ले जाना चाहती है जहां पत्थरबाजी और बमबारी हुआ करती थी? हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वामपंथी उग्रवाद समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सल आतंक से मुक्त कराने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति पर काम कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सल प्रभावित जिलों में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की सभी योजनाओं का 100% क्रियान्वयन हो, इसके लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि नक्सली घटनाओं में 2014 के बाद से 53% की कमी आई है।
2026 तक नक्सल समस्याओं को खत्म कर देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के पवित्र धाम चंपारण में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के मुख्य प्राकट्य बैठक स्थल और चंपेश्वर महादेव की पूजा अर्चना में शामिल हुए और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। महिलाओं को सशक्त बनाने वाली महत्वाकांक्षी योजना लखपति दीदी की संख्या देश भर में लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रमाण पत्र सौंपेंगे और उनसे वार्ता करेंगे। पीएम मोदी 2500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी जारी करेंगे, जिससे 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। रिवॉल्विंग फंड के अलावा पीएम 5000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी जारी करेंगे। जलगांव में होने वाले इस कार्यक्रम में तकरीबन 1 लाख महिलाएं शामिल होंगी। इसके साथ ही वर्चुअल माध्यम से करीब 1 करोड़ महिलाएं जुड़ेंगी। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लखपति दीदियां ऐसी महिलाएं हैं जो सालाना 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमाती हैं। ये योजना आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को जोड़ने के लिए चलाई जा रही है। इसके माध्यम से देश की महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने की दिशा में प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले 100 दिनों में 11 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब तक 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन से मुलाकात की। अमेरिका ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ावा देते हुए भारत को एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय और संबंधित उपकरणों की संभावित विदेशी सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के पेंटागन में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। रक्षा मंत्री ने वाशिंगटन डीसी में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में अमेरिकी रक्षा उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ भी बातचीत की। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों, अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, स्ट्रांग रूम के लिए गृह मंत्रालय ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में डीसी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में ईवीएम, वीवीपैट पर जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरे प्रदेश के परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा खास इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यार्थी कार्य विभाग को उनके व्यवस्था रुकने की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान, बिहार और दिल्ली से आए परीक्षार्थियों ने इस नेक कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार की सराहना की। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा आंदोलन कर रही है। ये आंदोलन विपक्ष द्वारा बदलापुर केस में की जा रही राजनीति के विरोध में है। नेपाल के तानाहुन जिले में शुक्रवार को एक बस हादसे का शिकार हुई, जिसमें 25 यात्रियों की मौत हो गई थी। शवों को पोस्टमार्टम के बाद नेपाल से ही एयरलिफ्ट कर महाराष्ट्र भेजा गया। मणिपुर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा को लेकर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी मणिपुर के दौरे पर हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा दिल्ली प्रदेश की विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली बीजेपी दफ्तर पर आयोजित की गई। दिल्ली में भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक का आयोजन संगठन को मजबूत करने और आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए आयोजित किया गया। अयोध्या के राम मंदिर में रक्षा मंत्रालय ने भी अपनी श्रद्धा पेश की है। मंदिर के प्रथम तल पर संगमरमर के राम दरबार के साथ साथ टाइटेनियम का राम दरबार भी रखा जाएगा।
मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि मंदिर परिसर में बन रहे सप्त मंदिर निर्माण की प्रगति भी अच्छी है। नई दिल्ली में आयोजित 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई स्टार्टअप एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एमएसएमई को केवल एक छोटे उद्यम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। टेक्नीशियन वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप 2024 की उत्तर प्रदेश के नोएडा में शुरुआत हुई। टेक्नीशियन वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में करीब 50 देशों के 20,000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस मौके पर कहा कि तकनीक के क्षेत्र में भारत काफी तरक्की कर रहा है और इस प्रतियोगिता के जरिए भारत की प्रगति को दुनिया के सामने दिखाने का मौका मिलेगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने सोपोर के राफियाबाद इलाके में मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहनलाल भाजपा में शामिल हो गए हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद मोहनलाल ने कहा कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश को सर्वोपरि रखती है और उसी से प्रेरणा लेते हुए मैं भाजपा में शामिल हुआ हूं। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। बनासकांठा के बडगाम, खेड़ा के नाडियाद और अरवल्ली के मेघरज में तेज बारिश हुई। नर्मदा जिले में भारी बारिश के कारण करजन बांध में पानी की अधिकता हो गई, जिसके बाद बांध के 2 गेट खोलकर 14,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के कद्दावर नेता चंपई सोरेन ने राज्य में सियासी हलचल तेज कर दी है। राजनीति के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत के बाद उन्होंने सरायकेला में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि 2 दिनों में अपनी स्थिति साफ करेंगे। त्रिपुरा में लगातार बारिश और बाढ़ के चलते स्थिति गंभीर बन गई है। कई जगहों पर बाढ़ पीड़ितों ने राज्य भर में राहत शिविरों में शरण ली है। त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा के लिए अगरतला में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर विचार विमर्श किया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों को लेकर पीडीपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ को बिना एजेंडे वाला गठबंधन बताया। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने पीडीपी के घोषणा पत्र को नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र की कॉपी बताया। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब दूरदर्शन जम्मू की क्षेत्रीय समाचार इकाई और जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके जरिए जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और हरित बदलाव एवं जलवायु कार्रवाई के लिए द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के तहत औपचारिक रोजगार सृजन इस साल जून में 6.9% बढ़कर 2.16 मिलियन हो गया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेजॉन जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं ने देश के एफडीआई कानूनों का पूरी तरह से पालन नहीं किया है। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन इंडिया ने त्योहारी सत्र से पहले विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में बिक्री शुल्क में 12% तक की कटौती की घोषणा की। भारतीय दूरसंचार कंपनियां अगले 3 वर्षों में सभी 6G पेटेंट में 10% की हिस्सेदारी हासिल करने और वैश्विक मानकों में 6ठे हिस्से का योगदान करने का लक्ष्य बना रही हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने राजस्थान स्थित डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसके प्रवर्तक व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश मनवीर सिंह को निवेशकों से धोखाधड़ी करने के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है।
आईटी कंपनी कॉग्निजेंट की अनुषंगी कंपनी ट्राइजेटो ने एक अमेरिकी संघीय अदालत में इन्फोसिस के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। ट्राइजेटो ने बेंगलुरु स्थित कंपनी पर कारोबारी रहस्य और स्वास्थ्य बीमा सॉफ्टवेयर से संबंधित जानकारी चुराने का आरोप लगाया है। जाइडस लाइफ साइंसेज ने स्टर्लिंग बायोटेक में 50% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए परफेक्ट डे इंक के साथ समझौता किया है। ICAI अपने छात्रों और सदस्यों के पेशेवर विकास के लिए AI से लाभ उठाने की योजना बना रहा है। हीरो मोटर्स कंपनी समूह की वाहन कलपुर्जा फर्म हीरो मोटर्स लिमिटेड ने IPO लाने के लिए बाजार नियामक सेबी के पास मसौदा पत्र दाखिल किया। भारतीय रेल अगले साल प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेला 2025 के लिए प्रयागराज के लिए चलाएगा 900 स्पेशल ट्रेनें। गाजा पर इजरायली सेना के ताजा हमलों में 5 फलस्तीनी मारे गए। इजराइल और हमास के बीच अक्टूबर 2023 से युद्ध चल रहा है। वैश्विक स्तर पर दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के प्रयास के तहत कल दोनों के बीच काहिरा में नए सिरे से शांति वार्ता शुरू होगी। बांग्लादेश में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन ने मनाया अपना स्वतंत्रता दिवस। यूक्रेन 24 अगस्त 1991 को सोवियत संघ से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट F. कैनेडी ने कहा कि वो रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में अपनी दावेदारी छोड़ रहे हैं। एमपॉक्स कॉन्गो में तेजी से फैलने के बाद अपने पड़ोसी देशों में भी फैल गया और फिर इसके बाद अफ्रीका से निकलकर पहली बार यूरोप और पाकिस्तान में भी मामले दर्ज किए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 साल में दूसरी बार एमपॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। भारत के दिग्गज क्रिकेटर शिखर धवन ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने भारत के लिए 13 साल से ज्यादा समय तक क्रिकेट खेला। शिखर धवन के संन्यास के ऐलान के बाद पूर्व खिलाड़ियों और BCCI ने उनके शानदार क्रिकेट करियर के लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने भी शिखर धवन को शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा, शानदार करियर के लिए शिखी को बधाई। मुझे पता है कि आप भविष्य में जो भी करेंगे उसमें खुशी फैलाएंगे। भारत की शीर्ष जूनियर शटलर तन्वी पत्री ने चीन के चेंगडू में बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 लड़कियों के सिंगल वर्ग में थाईलैंड की कुंगकेव काकानिक पर शानदार जीत के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की की। शीर्ष वरीयता प्राप्त तन्वी को शुरुआती गेम में कड़ी टक्कर मिली, लेकिन उन्होंने दूसरे गेम में अपने प्रतिद्वंद्वी को कोई मौका नहीं दिया। हिमाचल की विश्वविख्यात घाटी बीड बिलिंग में आगामी 2 से 9 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल के मुख्य संसदीय सचिव पशुपालन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज किशोरी लाल ने बताया कि ये हिमाचल प्रदेश और विशेषकर बैजनाथ के लिए बड़ी गौरव की बात है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर रविवार को मुंबई हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर शुरू करेंगे। क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने कहा, भारत को एक खेल प्रेमी से एक खेल खेलने वाले राष्ट्र में बदलना स्वस्थ भारत के लिए महत्वपूर्ण है। सचिन तेंदुलकर ने कहा, इस वर्ष मुंबई हाफ मैराथन के लिए पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि देखना उत्साहजनक है।
जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 पदक के साथ अपने अभियान को समाप्त किया। भारत को 5वां स्वर्ण पदक पहलवान काजल ने दिलाया। उन्होंने 69 किलोग्राम भार वर्ग में यूक्रेन की पहलवान को 9-2 के अंतर से हराया। भारतीय साइकिलिस्ट और टॉप्स एथलीट एसोसिएशन अल्बेन ने कोरिया ट्रैक कप के पुरुष एलीट केरिन इवेंट का रजत पदक अपने नाम कर लिया। भारतीय सर्फर किशोर कुमार ने एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में इतिहास रचा है। किशोर सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। भारत ने सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। नेपाल के काठमांडू में खेले गए रोमांचक क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने मालदीव को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया। पेरिस पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले एथलीट अब पेरिस के लिए रवाना हो रहे हैं। इस बीच पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा लेने के लिए भारतीय पैरा खिलाड़ियों का एक दल पेरिस के लिए रवाना हुआ। पेरिस ओलंपिक 2024 के सफल समापन के बाद पेरिस पैरालंपिक खेलों की तैयारियां शुरू हुई। एटलेटिको डी मैड्रिड ने नए मिडफील्डर कोनोर गालाघर का अनावरण किया। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के गोलकीपर थिबाउट कोर्टोइस ने बड़ी घोषणा की है। थिबाउट बेल्जियम की राष्ट्रीय टीम में कोच डोमेनिको टेडेस्को के नेतृत्व में नहीं खेलेंगे। कनाडा की वाइल्ड कार्ड एरिन ब्रुक्स ने फिजी प्रो के सेमीफाइनल में अपना स्थान बुक कर लिया है। सनी देओल की आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 23 अगस्त 2026 को रिलीज होगी। बॉलीवुड अभिनेत्री नीना गुप्ता की आने वाली वेब सीरीज 1000 बेबीज का टीजर रिलीज हो गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस आने वाली फिल्म हाउसफुल 5 में काम करती नजर आएंगी। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने एक ब्लॉग लिखा है। ब्लॉग के जरिए उन्होंने अपने जीवन में संगीत के महत्व को बताया है। उन्होंने कहा कि संगीत उनके जीवन को रचनात्मक बनाने का मुख्य साधन है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के जाने माने निर्देशक नाग अश्विन का कहना है कि वह अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म कल्कि 2898 AD के सीक्वल कल्कि 2 में प्रभास को शानदार दिखाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। मुंजिया फेम अभिनेत्री शर्वरी बाघ अल्फा में अहम किरदार अदा करती नजर आएंगी। 24वें इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है। ये अवार्ड 27 से 29 सितंबर तक अबू धाबी के यास द्वीप में आयोजित किया जाएगा। अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में ने रिलीज के 9वें दिन महज 51 लाख रुपए का कलेक्शन किया है।